डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आज नॉर्वे में पीएम मोदी भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। कई अहम मुद्दों पर होगी बात। केरला में आज से नई सरकार का आगाज। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। राहुल खड़गे शपथ समारोह में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के दूसरे विस्तार के बाद नए और प्रोन्नत मंत्रियों के बीच विभागों का किया बंटवारा। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद सीएम योगी ने बुलाई कैबिनेट मीटिंग। कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मोहर। बांके बिहारी मंदिर मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में है सुनवाई। मंदिर के सेवायतों की ओर से दाखिल याचिका में सुप्रीम कोर्ट गठित कमेटी के कुछ फैसलों को चुनौती। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर का रुख करके, जहां नॉर्वे दौरे पर पीएम मोदी। आज पीएम मोदी भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। पीएम राजा हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 19 मई तक नॉर्वे के ऐतिहासिक दौरे पर हैं। ये पिछले 43 वर्षों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली नॉर्वे यात्रा है। इस दौरे में 30 से अधिक व्यापारिक और तकनीकी समझौते होने की आशा है। ग्रीन टेक्नोलॉजी और एलपीजी सप्लाई की डील सबसे खास होगी। नॉर्वे के सरकारी फंड का भारत के शेयर बाजार में 28 अरब का निवेश है। इस दौरे में नए निवेश की घोषणा हो सकती है। ओस्लो में 19 मई को पीएम मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की नॉर्वे यात्रा से पहले नॉर्वेजियन शिप ओनर्स एसोसिएशन के निदेशक और भू राजनीति प्रमुख लाइन फॉल्केनबर्ग्स ऑलेस्टैंड ने रविवार को वैश्विक समुद्री व्यापार और सुरक्षा में भारत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इसे नॉर्वे का एक प्रमुख साझेदार और वैश्विक तनावों के बीच अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला देश बताया। एएनआई से बात करते हुए ओलेस्टैंड ने जहाज निर्माण, ग्रीन टेक्नोलॉजी और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानूनों के पालन में दोनों देशों के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। नॉर्वे यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी महामहिम राजा हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मुलाकात करेंगे और नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह दौरा 19 मई को ओस्लो में आयोजित होने वाले तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के साथ हो रहा है, जहां प्रधानमंत्री मोदी बढ़ते भू राजनीतिक अनिश्चितता और सतत विकास पर बढ़ते वैश्विक ध्यान के बीच नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के नेताओं से मुलाकात करेंगे। इस दौरे से 2024 में लगभग 2.73 अरब अमेरिकी डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार को गति मिलने की उम्मीद है। साथ ही नॉर्वे के सरकारी पेंशन फंड ग्लोबल द्वारा किए गए निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा, जिसने भारतीय पूंजी बाजार में लगभग 28 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया है। भारत और यूरोप की पार्टनरशिप केवल आर्थिक आंकड़ों तक सीमित नहीं है। यह साझा मूल्यों की पार्टनरशिप है। यह लोकतंत्र और विविधता की पार्टनरशिप है। यह ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी की पार्टनरशिप है। यह इनोवेशन और इंक्लूजन की पार्टनरशिप है। आज के विश्व में जहां अनिश्चितता है, सप्लाई चेन्स दबाव में है, टेक्नोलॉजी में कंपटीशन बढ़ रहा है, ऊर्जा सुरक्षा और क्लाइमेट एक्शन दोनों को चुनौती दी जा रही है। ऐसे समय में भारत और यूरोप मिलकर स्टेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी और शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी के मजबूत स्तंभ बन सकते हैं। इसी भावना के साथ मैं आप सभी को भारत की विकास यात्रा से जुड़ने के लिए आमंत्रित करता हूं।
मुझे विश्वास है कि आज गोथनबर्ग से जो संवाद शुरू हो रहा है वह आने वाले वर्षों में भारत और यूरोप की इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप का एक नया अध्याय लिखेगा। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां सतीशन लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। केरला में आज से नई सरकार का आगाज। मुख्यमंत्री वीडी सतीशन लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। 20 मंत्रियों का भी शपथ ग्रहण। राहुल खरगे शपथ समारोह में होंगे मौजूद। वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर आज सतीशन के साथ 20 मंत्रियों को भी शपथ दिलाएंगे। सतीशन ने अपने एक्स हैंडल पर एक पोस्ट में लिखा कि सोमवार को तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में शपथ समारोह 10 बजे से आयोजित किया जाएगा। शपथ समारोह में विपक्ष के नेता पिनरई विजयन और भाजपा के राज्य अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर, भाकपा सचिव विनोय विश्नम और IUML अध्यक्ष पन्ना क्वड सादेकली, कई UDF नेता, सांसद और विधायक भी मौजूद रहेंगे। केरल में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट की इस सरकार में IUML भी शामिल होगी। पार्टी ने कहा कि सीएम सतीशन के मंत्रिमंडल में उनके साथ 5 मंत्री होंगे। नई सरकार 21 सदस्यों वाली कैबिनेट के साथ कार्यभार संभालेगी, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। राजनीतिक सूत्रों का संकेत है कि कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद सहित 11 मंत्री पद मिलने की संभावना है। हालांकि कांग्रेस के कई उम्मीदवारों पर मोटे तौर पर सहमति बन गई है, लेकिन गठबंधन के सहयोगियों के साथ उनके मंत्री पद के प्रतिनिधित्व को लेकर चर्चाएं अभी भी जारी हैं। कांग्रेस खेमे से जिन नामों को लगभग अंतिम रूप दिया जा चुका है, उनमें वरिष्ठ नेता रमेश चेन्नीथला शामिल हैं, जिनके गृह मंत्रालय का प्रभार संभालने की उम्मीद है। इनके अलावा सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन, तिरुवन्नचूर राधाकृष्णम, AP अनिल कुमार, PC विष्णुनाथ, M लिजू, चांडी ओमन और बिंदु कृष्णा के नाम भी शामिल हैं। सूत्रों का कहना है कि कुछ बचे हुए पदों को लेकर चर्चाएं जारी हैं। यह अभी पता चला है कि सतीशन खुद वित्त मंत्रालय जैसा अहम विभाग अपने पास रख सकते हैं। हालांकि विभागों का बंटवारा तभी अंतिम रूप लेगा जब कैबिनेट की सूची को औपचारिक मंजूरी मिल जाएगी। इस बीच गठबंधन की सहयोगी पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को नई सरकार में 5 मंत्री पद मिलने की संभावना है। जिन नामों पर प्राथमिकता से विचार किया जा रहा है, उनमें PK कुन्हाली कुट्टी, KJM शामी, एन शमसुद्दीन और परक्वल अब्दुल्ला शामिल हैं। हालांकि खबरों के मुताबिक PK बशीर को शामिल किए जाने की संभावना को लेकर पार्टी के भीतर मतभेद सामने आए हैं और पार्टी का एक धड़ा उन्हें पदोन्नत किए जाने पर अपनी आपत्तियां जता रहा है। शपथ ग्रहण के बाद होने वाली कैबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां विभाग बंटवारे के बाद कैबिनेट बैठक। यूपी कैबिनेट की अहम बैठक आज। योगी मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा। 6 नए और 2 प्रोन्नत राज्य मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा। योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार के बाद आज सोमवार को पहली बार मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री भी शामिल होंगे। इससे पहले रविवार को हाल में शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों के विभागों का भी बंटवारा कर दिया गया था। ऐसे में ये बेहद अहम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार के बाद सीएम योगी की अध्यक्ष में पहली बार मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। सीएम योगी ने विभागों के बंटवारे में राजनीतिक और प्रशासनिक संतुलन साधने की कोशिश की है। मंत्री पद की शपथ लेने के 7 दिन बाद नए मंत्रियों को उनके विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसे लेकर यूपी के सियासी गलियारों में काफी चर्चाएं भी चल रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के दूसरे विस्तार के 8वें दिन 6 नए और 2 प्रोन्नत राज्य मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया। राज्यसभा चुनाव में भाजपा को वोट फिर खुलकर भाजपा की पक्ष धरना करने वाले मनोज पांडे को खाद्य रसद और नागरिक आपूर्ति जैसा महत्वपूर्ण विभाग दिया गया है। इसी महकमे के जरिए सरकार की मुफ्त खाद्यान्न वितरण योजना संचालित होती है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा कर वापस सरकार के मंत्री के रूप में लौटे भूपेंद्र चौधरी को सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग दिया गया है। यह भी सरकार की प्राथमिकता वाला विभाग है। 1 जुलाई को उत्पाद योजना इसी महकमे से संचालित होती है। राज्य मंत्री से स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के रूप में प्रोन्नत अजीत सिंह पाल को खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग सौंपा गया है। राज्य मंत्री से प्रोन्नत होकर स्वतंत्र प्रभार
पाने वाले सोमेंद्र तोमर को राजनैतिक पेंशन, सैनिक कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग का दायित्व दिया गया है। राज्य मंत्री श्रीमती कृष्णा पासवान को पशुधन एवं दुग्ध विकास, राज्य मंत्री कैलाश सिंह राजपूत को ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग दिया गया है। राज्य मंत्री सुरेंद्र दलेर को राजस्व और हंसराज विश्वकर्मा को सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग का दायित्व सौंपा गया है। वहीं इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, सभी मंत्रियों को उनके कार्यभार दे दिए गए हैं, किसका क्या कार्यभार है उन्हें सौंप दिया गया है और आज क्या अहम फैसले हो सकते हैं इस बैठक में? बिल्कुल, देखिए आज कैबिनेट की अहम बैठक हो रही है लोक भवन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में। इससे पहले जो मंत्री परिषद का विस्तार हुआ था, उसमें जो नए मंत्री बनाए गए थे उनके विभाग सौंप दिए गए हैं। आज जो महत्वपूर्ण रहने वाला है बैठक में, जिसको लेकर चर्चा है, सबसे अधिक चर्चा अगर हम कहें तो एक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की बात कही जा रही है। समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग में ये कहा जा रहा है कि इसको लेकर पंचायत स्तर पर एक नया आधार सरकार तैयार करना चाहती है, जिसमें पिछड़ा वर्ग समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग है उसको गठित करने की प्रस्ताव की उसकी मंजूरी मिलेगी। सरकार चाहती है कि पंचायत स्तर पर जो पिछड़े वर्ग की सामाजिक और राजनीतिक हिस्सेदारी है उसका अध्ययन किया जाए, उसके आधार पर ये आरक्षण तय किया जाए। और यही वजह है कि इसको लेकर आज ये माना जा रहा है कि जो मीटिंग चल रही है, बैठक चल रही है, उसमें तो ये अहम फैसला लिया जा सकता है। साथ ही साथ अगर हम पशु चिकित्सा की बात करें तो उसको लेकर और तमाम जो अन्य फैसले हैं उसमें मंत्रिमंडल की जो आज बैठक उसमें फैसले हो सकते हैं, लेकिन समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग इसको लेकर सबसे अधिक चर्चा हो रही है। ठीक है आनंद, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें यूपी कैबिनेट की अहम बैठक आज है और इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चाएं हो सकती हैं। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां मथुरा में बांके बिहारी मंदिर के मैनेजमेंट को लेकर दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। मंदिर के सेवायतों की ओर से दाखिल याचिका में मंदिर के प्रबंधन के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी के द्वारा कुछ फैसलों को चुनौती दी गई है। इसमें मंदिर के दर्शन का वक्त बढ़ाया जाना, देहरी पूजा को रोका जाना शामिल है। तो आपको बता दें कि मथुरा में बांके बिहारी मंदिर के मैनेजमेंट को लेकर दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने वाला है। वहीं मंदिर के सेवायतों की ओर से दाखिल याचिका में मंदिर के प्रबंधन के लिए सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी के द्वारा कुछ फैसलों को चुनौती दी गई है। इसमें मंदिर के दर्शन का वक्त बढ़ाया जाना, देहरी पूजा को रोका जाना भी शामिल है। वहीं इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक, ये पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताइए और क्या मांगे रखी गई हैं? दरअसल जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें ये याचिका दाखिल की गई थी, क्योंकि बांके बिहारी मंदिर का जो मैनेजमेंट है इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी गठित कर दी थी और उस कमेटी ने जो प्रबंधन समिति है उसने कुछ फैसले लिए थे, जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट में अभी बताया है। ये जो फैसले थे जिससे जो ये मैनेजमेंट है, कमेटी जो है वो उससे आहत इस वजह से थी क्योंकि उसमें जो समय परिवर्तन किया गया, इसी वजह से वो सुप्रीम कोर्ट आए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही ये कमेटी गठित की गई थी और उसका ये फैसला था। तो प्रबंधन को लेके जो ये फैसले लिए गए, जिसमें मंदिर का वक्त बदलना या देहरी पूजा से रोका जाना, तो खास चीजें थी, क्योंकि समय बदलने से समस्या ये हो गई कि जो उनके पारंपरिक चीजें होती थी, उनका ये कहना है कि जो हवाला उनका जो कंसर्न था पारंपरिक पूजा होने का, वो हट गया है, क्योंकि जो समिति है उस समिति के लोग जो कंसर्न चीजें हैं उनके अलावा और चीजों पे ध्यान दे रहे हैं। ऐसे में तो जो कमेटी की जो सिफारिशें हैं, जिसमें दर्शन का वक्त बढ़ाया जाना या देहरी पूजा किया जाना, ये जो थोड़ा जो मंदिर का प्रबंधन है ये उचित नहीं हो रहा है, क्योंकि याचिका में ये भी कहा गया है कि जो ये कमेटी गठित की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो मनमाने तरीके से नियुक्त की गई है और जो उसमें गोस्वामी नियुक्त किए गए हैं वो भी मनमाने तरीके से, क्योंकि कमेटी गठित कर दी गई और ये कहा गया था कि इसमें जो गोस्वामी होंगे वो भी होंगे और जो स्थानीय प्रशासन होगा, जिससे वहां की जो स्थितियां हैं उसको सुधारा जा सके। और पिछली सुनवाई में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी है उसको, यूपी सरकार को और जो मथुरा वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसको नोटिस जारी करना, जवाब देने के लिए कहा था कि आखिर
जो ये कमेटी की तरफ जो मैनेजमेंट बांके बिहारी मंदिर मैनेजमेंट कमेटी है उसकी तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो दर्शन का वक्त बढ़ाया जा रहा है या देहरी पूजा है या गोस्वामियों की नियुक्ति है जो मनमाने तरीके से की जा रही है, पर उनका रुख क्या है? क्योंकि अब इन सभी पक्षकारों को जो कमेटी है, जो यूपी सरकार है और डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इनकी तरफ से जब आज इस मामले पर जवाब दाखिल किया गया होगा और जवाब ठीक है, कोर्ट को लगेगा तो ठीक है विवेक, ठीक है, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि बांके बिहारी मंदिर मैनेजमेंट को लेकर दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। और अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे जहां पैसेंजर ट्रेन के कोच में आग। बिहार के सासाराम रेलवे स्टेशन में हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। आपको बता दें बिहार की खबर है जहां मध्य प्रदेश के रतलाम में राजधानी एक्सप्रेस में आग लगने की घटना के एक दिन बाद बिहार के सासाराम रेलवे स्टेशन पर सोमवार तड़के एक पैसेंजर ट्रेन के कोच में आग लग गई। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्रा ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि यह घटना सुबह करीब 5:30 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी ट्रेन संख्या 5321 डाउन सासाराम पटना पैसेंजर ट्रेन में हुई। जिस कोच में धुआं उठा वह खाली था और उसमें कोई यात्री सवार नहीं था। अधिकारी के अनुसार घटना के तुरंत बाद सुबह 6 बजे रेलवे कर्मचारियों ने धुआं निकल रहे कोच को ट्रेन से अलग कर दिया और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और रेलवे स्टाफ के साथ मिलकर 6:45 पर आग पूरी तरह से आग पर काबू पा लिया गया। उन्होंने पुष्टि की कि इस घटना में कोई यात्री या रेलवे कर्मचारी घायल नहीं हुआ है। रेलवे ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं। सीपीआरओ ने बताया कि प्रधान मुख्य सुरक्षा अधिकारी ने नेतृत्व में एक टीम को विस्तृत जांच के लिए सासाराम भेजा गया है। टीम आग लगने के कारणों का पता लगाएगी। गौरतलब है कि रविवार को मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से गुजर रही ट्रेन संख्या 12431 तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आग लग गई थी। इस घटना के बाद पश्चिम मध्य रेलवे ने एचजी स्तर की जांच समिति गठित की है। पश्चिम मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हर्षद श्रीवास्तव ने बताया कि महाप्रबंधक द्वारा नामित इस 6 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति में पश्चिम मध्य रेलवे, आईसीएफ और आरडीएसओ के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। रेलवे ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। और अगली खबर का रुख करेंगे जहां लखीमपुर बहराइच नेशनल हाईवे 730 पर सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 6 पुरुष और 2 महिलाएं बताई जा रही हैं। हादसा ट्रक और मैजिक गाड़ी की टक्कर से हुआ। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। घायलों का नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुबह करीब 8 बजे हुए भीषण हादसे ने अधिकारियों की नींद भी उड़ा दी है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस फोर्स पहुंचा। मौके पर बचाव कार्य शुरू किया गया। घायलों को सीएचसी खमरिया में पहुंचाया गया जहां चिकित्सकों ने 8 घायलों को मृत घोषित कर दिया। घायलों का इलाज किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक मैजिक सवार सभी यात्री लखीमपुर से मजदूरी कर अपने गांव नानपारा वापस जा रहे थे। ये लोग गांव पहुंचते इससे पहले ही हादसे में उनकी मौत हो गई। मैजिक लखीमपुर से सिसैया जा रही थी जबकि ट्रक बहराइच की ओर से आ रहा था। फिलहाल पुलिस मृतकों की पहचान करने में जुट गई है। और अगली खबर का रुख करेंगे जहां नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले की जांच कर रही सीबीआई ने महाराष्ट्र की लातूर में बड़े कोचिंग सेंटर रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस यानी कि आरसीसी पर छापा मारा है। सीबीआई टीम ने आरसीसी के मुख्य कार्यालय और संचालक शिवराज मोटेगांवकर के घर पर तलाशी ली। शिवराज से करीब 8 घंटे तक पूछताछ की गई। जांच एजेंसी को शक है कि मॉक टेस्ट के नाम पर छात्रों को पहले से लीक सवाल दिए गए थे। एक अभिभावक की शिकायत के बाद मामला सामने आया जिसमें दावा किया गया था कि 42 सवाल नीट के असली पेपर से मेल खाते हैं। सीबीआई ने लातूर के पूर्व प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी को भी हिरासत में लिया है जिन्हें इस रैकेट का अहम कड़ी माना जा रहा है।
वहीं इस खबर की अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सर्वजीत सोनी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। सर्वजीत, और क्या क्या लोगों के नाम सामने आए? जिस तरीके से एक अभिभावक ने शिकायत की है कि 42 जो सवाल हैं वो सामने आए हैं और एक जो नाम सामने आ रहा है, पूरी जानकारी बताइए। जिस तरह से सीबीआई ने लगातार छापेमारी की थी नीट मामले में, जिसमें कई ऐसे नासिक के बाद जो है लातूर से एक जो है जो कोचिंग क्लास के जो संपादक है संस्थापक हैं उन्हें हालांकि हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। आरोप है कि कई ऐसे नीट के जो सवाल हैं उन्हें जो छात्रों को कुछ पैसों में बेचे गए थे, जिसमें और भी लोग शामिल होने की आशंकाएं बताई जा रही हैं। सीबीआई उनके संचालक से उनसे लगातार 8 घंटे तक पूछताछ किया गया है। पूछताछ में देखना है कि और कई नाम सामने आते हैं क्या। जो छात्रों को जो भेजा जा रहा था टेलीग्राम के माध्यम से जो ग्रुप बना के भेजा जा रहा था, हालांकि कई लोग इसमें गिरफ्तार भी किए गए हैं और भी गिरफ्तार होने की आशंका बताई जा रही है। लगातार सीबीआई नीट मामले में अभी भी छापेमारी जारी है, पूछताछ जारी है। देखना है कि और कई नाम जो और कौन कौन से जो नाम हैं वो सामने आते हैं। जो पेपर लीक मामले में पेपर को किस तरह से बेचा गया, पैसे किस तरह से लिए गए और कौन कौन इसमें छात्र शामिल थे, इस पूरे मामले की जो जांच है वो सीबीआई की टीम कर रही है। ठीक है सर्वजीत, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को रुकी हुई परमाणु वार्ता पर जल्द फैसला लेने की चेतावनी दी है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट कर कहा कि ईरान के लिए समय खत्म हो रहा है, ईरान के लिए घड़ी चल रही है और उन्हें तेजी से कदम उठाने होंगे, बहुत तेज, वरना उनका कुछ नहीं भी बचेगा। समय सबसे अहम है, ट्रंप ने लिखा। उनका यह बयान ईरानी मीडिया में अमेरिकी शर्तों की खबर सामने आने से कुछ घंटे बाद आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका वार्ता दोबारा शुरू करने के लिए ईरान के सामने कई शर्तें रख रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका चाहता है कि ईरान करीब 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम सौंप दे, साथ ही परमाणु कार्यक्रम को सिर्फ एक ही संयंत्र तक सीमित रखे और युद्ध के मुआवजे की मांग छोड़ दे। अमेरिका ये भी चाहता है कि ईरान की ज्यादातर जब्त संपत्तियां फ्रीज हो रहे और संघर्ष तभी खत्म हो जब बातचीत पूरी तरह हो जाए। ईरान ने भी रखी अपनी मांगे। दूसरी तरफ ईरान ने भी वार्ता पर लौटने के लिए अपनी शर्तें रखी हैं। तेहरान की मांग है कि क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई रोकी जाए, सभी प्रतिबंध हटाए जाएं और उसकी जब्त संपत्तियों को रिहा किया जाए। ईरान ने युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा और हॉर्मुज जल जमरू मध्य पर अपने नियंत्रण की मान्यता भी मांगी है। ईरानी राष्ट्रपति का आरोप। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशियान ने अमेरिका और इजराइल पर आरोप लगाया है कि वे सशस्त्र समूह का समर्थन करके ईरान में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों ने अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने दिया, इसलिए यह कोशिश नाकाम रही। I'm not asking for any favors, because when you ask for favors, you have to do favors in return. We don't need favors. We've wiped out their armed forces, essentially. We may have to do a little cleanup work because we had a little month-long ceasefire, I guess you'd call it, but we have a blockade that's so effective. That's why we did the ceasefire. We really did the ceasefire at the request of other nations. I wouldn't have really been in favor of it, but we did it as a favor to Pakistan, who are terrific people, the Field Marshal, and the Prime Minister. But no, I mean, President Xi and I agree on many things, and we agree very much on trade. We're going to be doing a lot of trading. Our farmers are going to be taking in. I mean, our farmers are going to be very happy. तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।